हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमारा मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन था प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग। इस ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन में हम सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करेंगे। ठीक है, मीनिंग यहाँ पे लिख दिया गया है, लेकिन इस मीनिंग को हम करेंगे प्रोसेस के बाद, क्योंकि जैसे ही ये प्रोसेस हम कर लेंगे पूरे प्रोसेस से मीनिंग अपने आप बनना लगेगा, राइट? क्योंकि इसमें हर वर्ड को आप ये देखोगे एक स्टेप लिया, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफिकेशन, ओके। उसके बाद है ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज, वो है हमारा ग्रुपिंग द जॉब्स। तो ये सारे क्या है, ये सारे जैसे हम प्रोसेस को कंबाइन करेंगे हमें मीनिंग अपने आप क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे प्रोसेस में हम डिटेल में करेंगे तो इस वजह से मीनिंग और ज्यादा क्लियर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजिंग है क्या? आप ये मान लीजिए कि हम सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे कि आपने पहले फर्स्ट चैप्टर में भी किया था। हाउ मैनी यूनिट्स मतलब हाउ मैनी डिपार्टमेंट्स, हाउ मैनी सब डिपार्टमेंट्स, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ ईच एंड एवरी पोस्ट दैट इज गोइंग टू बी डिजाइंड इन दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। मतलब कितने डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सब डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें कितनी पोस्ट हैं, उस पोस्ट में कितने, उनकी क्या अथॉरिटी रहेगी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। ये एक नटशेल में हमारा ऑर्गेनाइजिंग होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंपल ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग करें या प्रोसेस करें तो उसमें हम ऑर्गेनाइजिंग को कैसे डिटेल में करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमने कौन सा काम करना है, आइडेंटिफाइंग द टास्क एंड डिवीजन ऑफ वर्क। उसको आइडेंटिफाई करो टोटल टास्क को और उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। मतलब कितने काम है उन सब में हमने टोटल टास्क को डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। एक एग्जांपल ले लो बैंक का, आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने अपना टोटल काम आइडेंटिफाई कर रखा है कि हमने फाइनेंस से रिलेटेड ये टास्क करने, तो अब वो उस काम को कैसे डिवाइड करते हैं। मैनी पीपल आर देयर वर्किंग इन द बैंक। एक कैश को एक्सेप्ट कर रहा है, एक विड्रॉल में बैठा है कि अगर किसी को पेमेंट लेनी है तो उसने उसको कैश देना है, एक चेक्स में डील कर रहा है, एक लोन्स में डील कर रहा है, एक बैंक ओवरड्राफ्ट देख रहा है, एक इंडस्ट्रीज के काम को देख रहा होगा। तो ये सब क्या है? दिस इज द आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो हमारा ऑर्गेनाइजिंग का पहला ही फंक्शन यही है कि इन ऑर्गेनाइजिंग टोटल वर्क को आइडेंटिफाई करो एंड डिवाइड इट। ये हो जाता है हमारा फर्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट हमारा सेकंड स्टेप आएगा इसमें, ग्रुपिंग द जॉब्स और या डिपार्टमेंट्स बना देना। अब हमने पूरे काम को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद हमने सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स विल बी केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट, इसी को हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट्स बना देना। ठीक है, ग्रुपिंग द जॉब्स मतलब अब पूरे टास्क में हमें पता है कि कौन कौन सा डिवीजन ऑफ वर्क है। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे इसमें कि सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स विल बी केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। यही एक सेंटेंस बनता है इसका। ठीक है, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमारे दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब इसमें दो तरह से हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं, दो तरह से अपनी सिमिलर टाइप्स ऑफ जॉब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो पहले आप लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर कैसे बनता है। अब एक ऑर्गेनाइजेशन अगर एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रही है, सिंगल लाइन ऑफ प्रोडक्ट एक तरह का बना रही है, फॉर एग्जांपल सिर्फ वो सर्फ में डील कर रही है या साबुन में डील कर रही है, तो उसने क्या अपना किसी भी प्रोडक्ट में वो डील करें, तो जब वो एक तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनके डिपार्टमेंट्स कैसे बनेंगे? उनके डिपार्टमेंट्स होंगे परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक, तो ये हमारे डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं अगर हम एक तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो अगर हम कहें कि हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमारा फंक्शनल काम नहीं करता। मल्टीपल में हमारा कौन सा काम करता है? डिविजनल। उस डिविजनल में हम कैसे बनाते हैं अपने डिपार्टमेंट्स? फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी इज डीलिंग इन मल्टीपल प्रोडक्ट्स, वो कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, वो फैब्रिक भी बना रही है, वो मेडिसिन भी बना रही है। तो अब यहाँ पे हम डिपार्टमेंट्स कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमारे तीन डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा मेडिसिन का, एक हो जाएगा कॉस्मेटिक्स का और तीसरा हो जाएगा मेडिसिन का। ठीक है, अब देखो
फंक्शनल में हमने क्या किया था, हमने फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट्स बनाई थी, परचेज, सेल, फाइनेंस, प्रोडक्शन। लेकिन हम यहाँ पे कैसे बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स के हिसाब से, कॉस्मेटिक्स का, मेडिसिन का, फैब्रिक का। ठीक, तो अभी ये हम ना पूरा, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसी के ऊपर पूरी डिटेल में है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही यही है कि व्हाट इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर, व्हाट इज द डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो अगर यहाँ पे ये सिंपल इतना भी समझ आ जाए आपको कि सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल बी केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट्स बनाएंगे और उसमें सिमिलर टाइप ऑफ जॉब्स को ग्रुपिंग कर देंगे उसकी, तो उसको हम कहते हैं ग्रुपिंग द जॉब्स या डिपार्टमेंट्स को बना देना। ठीक, ये दो तरह से होते हैं, वन इज फंक्शनल, अगर कंपनी एक तरह का प्रोडक्ट बना रही है, सेकेंड इज डिविजनल, अगर कंपनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रही है। तो दो स्टेप्स हो गए हमारे इसमें। पहला कौन सा हुआ प्रोसेस में, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, और दूसरा हुआ ग्रुपिंग द जॉब्स, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल बी केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। ठीक, अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे, असाइनिंग द ड्यूटीज। ठीक, यहाँ पे देखो ये थर्ड है असाइनिंग द ड्यूटीज और फोर्थ है एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए, अब यहाँ पे हमारे पास जो लोग हैं उनको हमने उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, मतलब असाइनिंग द टास्क। ठीक है, उनको उनका काम बता देना है, और काम बताने के लिए हम क्या करते हैं, उनको हम उनका काम बताते हैं हमेशा उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनकी एबिलिटी के हिसाब से, मतलब जॉब विल बी असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड एबिलिटीज। ओके, दिस इज नोन एज द असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब इसी को हम कैसे करते हैं, कैसे हम किसी को किसी के काम के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, मतलब हम किसी को काम दे रहे हैं इसमें, तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि हमने वर्बल बता दिया। तो एक हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज नोन एज द जॉब डिस्क्रिप्शन। एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर है जो हम अपने एम्प्लॉय को पकड़ा देते हैं, उसमें उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिटेल में होती हैं, व्हाट इज द टास्क, व्हाट इज द वर्किंग आवर्स, how he can apply for the leave, what will be the all the terms and condition, क्या उसकी सैलरी है और क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड इन द जॉब डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हमने उसको जॉब डिस्क्राइब कर दी बाय द हेल्प ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज नोन एज द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन कई बार 1 मार्क में आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे हो गया, हमने उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। अब लास्ट पॉइंट आता है एस्टेब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्या है, यहाँ पे हमने काम दिया था, यहाँ पे हमने उसको उससे रिलेटेड अथॉरिटी दे दी, उससे रिलेटेड पावर दे दी। ठीक है, काम ताकि वो कर सके। अब इसमें एक चीज ध्यान से समझने की बात है, काम के हिसाब से कभी भी कोई सीनियर जूनियर नहीं बनता। सीनियर जूनियर किसके हिसाब से बनते हैं, हमेशा पावर के हिसाब से। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मींस टू हुम वन विल रिपोर्ट, रिपोर्ट हमेशा सीनियर को की जाती है। ठीक है, तो ये होता है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब व्हाट इज द अथॉरिटी दैट इज गिवन टू द एम्प्लॉइज। जब हमने सबकी अथॉरिटी बता दी तो हमने ये बता दिया कि आपने किसको रिपोर्ट करना है, मीन्स हु इज योर जूनियर एंड हु इज योर सीनियर। सीनियर कौन है और जूनियर कौन है, ये हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में बता दिया। अब जब हम बात करें तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं, दैट व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसी को हम कहते हैं स्केलर चेन, इसी को हम कहते हैं हायरार्की, इसी को हम कहते हैं अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, और इसी को हम कहते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बहुत नाम है इसी एक चीज के, कौन कौन से, सीनियर जूनियर रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, हायरार्की, स्केलर चेन, और एक और वर्ड आता है इसमें चेन ऑफ कमांड। इसका एक ही मीनिंग है, हु इज सीनियर एंड हु इज जूनियर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या किया हमने इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, उसके बाद हमने कर दिया सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल बी केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट्स बना दिए। उसके बाद हमने उन सबको काम दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है, और काम देने के बाद हमने ये कहा कि ये आपकी अथॉरिटी है, और अथॉरिटी से हमने एक चेन ऑफ कमांड बना दी, स्केलर चेन सेट कर दी, हायरार्की सेट कर दी, ये बता दिया हु इज द सीनियर एंड हु इज द जूनियर, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप क्रिएट कर दिया। तो ये हो गया हमारा प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बाद जरा एक बार मीनिंग देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये देखो,
वन इज द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब फर्स्ट पॉइंट आपने किया, मतलब हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद हम कह रहे हैं ग्रुपिंग डिफरेंट एक्टिविटीज। ग्रुपिंग में हमने कर दिया ग्रुपिंग द जॉब्स। उसके बाद ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश द मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। अब जब हमने ये ग्रुप बनाया तो वो कौन सा रिलेशन बनाया उसके बाद सीनियर जूनियर रिलेशनशिप का, वो ऐसा रिलेशन बनाया ताकि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं वो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली हो सके। इसीलिए हम कह रहे हैं मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन। मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशन है हमारा यही जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी और अथॉरिटी दी, उनके काम उनके क्वालिफिकेशन के हिसाब से हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी थी और फिर उसके हिसाब से अथॉरिटी दी। तो वो जो रिलेशनशिप है हमारा वो मोस्ट प्रोडक्टिव रिलेशनशिप है। और वो क्यों बनाया गया है? सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड। देखो अब यही मीनिंग आपको एकदम क्लियर हो गया क्योंकि आपने प्रोसेस कर लिया। ठीक, तो इसमें हमने अभी ऑर्गेनाइजिंग में एक टॉपिक कंप्लीट किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब इसके बाद हम करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर हमें ये प्रोसेस क्लियर हो गया, आपको पहले भी मैं हमेशा कहती हूँ कि सारी जो इंपॉर्टेंस है हमेशा प्रोसेस से निकल के आती है। ठीक, अगर प्रोसेस क्लियर तो इसका मतलब आपको इंपॉर्टेंस अपने आप क्लियर, बस आपको हेड पॉइंट बताने की जरूरत है। आप कहोगे हाँ ये हेड पॉइंट तो इस पॉइंट से निकल कर आ रहा है। ठीक, तो इसको पहले अच्छे से कर लो। ये हो गया तो समझो बस ये हेड पॉइंट्स लिखने की देरी है, आप इसको फटाफट एक्सप्लेनेशन अपने आप बताओ। पहला पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंस में स्पेशलाइजेशन। अब देखो स्पेशलाइजेशन क्यों है, क्योंकि हम जब यहाँ डिवीजन ऑफ टास्क कर रहे हैं, हम जब किसी को काम देने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑफ द ड्यूटीज, तो वो कैसे देंगे? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। तो जब हम ऐसे काम देंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी द स्पेशलाइजेशन इन द टास्क, क्योंकि द वर्क विल बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर qualification, according to their interest and abilities. So definitely in the task there will be the specialization. Second point है clarity in working relationship. वर्किंग रिलेशनशिप बहुत क्लियर रहेगा। वर्किंग रिलेशनशिप क्या होता है? व्हेन एवरी पर्सन नोज, जब उनको पता है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है, उसको हम कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप। यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और साथ साथ ये भी पता है कि सीनियर जूनियर कौन है और ये भी मालूम है कि काम क्या करना है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ठीक, because authority is very clear, responsibility is very clear, so definitely there will be no chaos at all in the task. तो वर्किंग रिलेशनशिप विल बी वेरी हेल्दी, राइट। उन्हें मालूम है कि ये मेरे सीनियर हैं और मुझे उनका ऑर्डर्स लेना ही लेना है, क्योंकि बहुत क्लियरली यहाँ पे हमने अथॉरिटीज डिवाइड कर दी हैं। सो क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे रहेगा? क्योंकि जब हमने टोटल काम को आइडेंटिफाई किया, उसके बाद उसको प्रॉपरली डिवाइड किया, तो इसका मतलब जब हम उस काम को डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि एक काम 2 बार हो जाए, और उसके बाद जब हम काम भी देंगे तो एबिलिटी के हिसाब से देंगे। तो इसका मतलब कोई डुप्लीकेशन होगी ही नहीं, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज विल बी देयर, बिकॉज टोटल टास्क इज डिवाइडेड इन मैनी यूनिट्स। ठीक है, तो उस वजह से भी हमारी नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, नो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो दैट्स व्हाई ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज हमारा इन 2 पॉइंट्स की वजह से है। फर्स्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क में कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। डुप्लीकेशन का मतलब है कि एक काम को 2 या 2 से ज्यादा लोग नहीं करेंगे, प्रॉपरली डिवाइड किया हमने काम को। ठीक, और दूसरी बात वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इस वजह से भी नहीं होगी क्योंकि स्पेशलाइजेशन है, काम को हमने एबिलिटी के हिसाब से डिवाइड कर दिया। ठीक, तो जब हम कोई एक्सपर्ट किसी काम को कर रहा है तो वहां पे वो कैसे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विल बी एंश्योर्ड। ओके, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आगे हम बात करते हैं एडॉप्शन टू चेंज। देयर आर समटाइम्स तो नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमेशा ही चेंज होता रहता है। ठीक है, और उसके हिसाब से हमें इंटरनल एनवायरनमेंट को भी चेंज करना होता है। अब जब हमने सारा काम बहुत प्रॉपरली कर रखा है, स्मूथली कर रखा है,
तो जो बाहर चेंज हुआ है उसको ऑर्गेनाइजेशन में चेंज करना बहुत ईजी है। क्यों? बिकॉज सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। अब आप एक बात करिए, जैसे एग्जांपल देते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, तो जब बाहर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है तो ऑर्गेनाइजेशन पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ कैसे काम कर सकते हैं? ठीक है, अगर वो पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगा देन डेफिनेटली द प्रोडक्ट्स विल बी आउटडेटेड और उनको कोई भी पसंद नहीं करेगा। आप आज के ज़माने में अगर कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाता रहे क्योंकि उसके पास न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, तो कौन लेने जा रहा है उसको? इसका मतलब जैसे ही न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, प्रोड्यूसर्स को उसको यूज़ करना है, उसे अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करना है। तो उसको मालूम है कि अगर टेक्नोलॉजी की बात है तो वो मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में लाना होगा। सिमिलर टाइप ऑफ केप्ट अंडर वन डिपार्टमेंट। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कहाँ पे है? वो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो बहुत इजीली वो चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि वर्क इतनी प्रॉपरली डिवाइडेड है कि उन्हें मालूम है कि अगर बाहर कुछ चेंज हो रहा है तो उस चेंज को हमने ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पे लाना है। अब फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में ही कुछ चेंज हो गया, ठीक है, कोई पैकिंग बदल गई है, कुछ अच्छी पैकिंग में चीज आ रही है जो कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं, तो अगर अब ऐसा चेंज लाना है तो हमें किसको देना होगा? ये काम हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देना होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है, हमने तो ग्रुप बना रखे हैं। तो जब सब कुछ प्रॉपरली डिवाइडेड है देन द चेंजेस कैन बी वेरी इजीली अडॉप्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये वाला पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कब इफेक्टिव होती है? जिसको एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो सीनियर लोग, उस वो कब इफेक्टिव है? एडमिनिस्ट्रेशन तब इफेक्टिव होती है जब ऑर्डर्स प्रॉपरली फॉलो किए जाते हैं। देयर इज नो चांस टू मेक द एक्सक्यूजेस। उनको, वर्कर्स को अपना काम पता है, उनको उनकी अथॉरिटी पता है, वो कभी भी क्योस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर डिसिप्लिन चल रहा है। तो वो सब हम, इन सब वजह से आती है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने पूरे काम को समझ के प्रॉपरली डिवाइड किया। प्रॉपरली डिवाइड करते हुए हमने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब डिस्क्रिप्शन से अलग से सेट कर दी, उसको उसके काम के हिसाब से अलग से अथॉरिटी दे दी। तो कोई क्योस क्रिएट ही नहीं कर सकता, कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करेगा, कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना सकता। तो इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ही इफेक्टिव रहेगा। क्लियर? तो अब उसके बाद है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो, अगर ये सब चीजें हैं, डेफिनेटली आवर ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रो ड्यू टू पॉइंट नंबर 1, काम में स्पेशलाइजेशन है, एक्सपर्ट्स हैं लोग, काम अच्छे से कर रहे हैं, एफिशिएंसी है, इफेक्टिवनेस है, वर्किंग रिलेशनशिप वेरी क्लियर, उन्हें पता है कि किससे ऑर्डर्स लेने हैं, किसको ऑर्डर्स देने हैं। तो सेकंड इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट, उसके बाद है बाहर जो चेंज हो रहा है हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन इतनी इफेक्टिव है कि जो वो काम किसी को देते हैं वो प्रॉपरली होके आता है, कोई एक्सक्यूज नहीं बना रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा अगर हम ये सब कर रहे हैं? ड्यू टू पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है डेफिनेटली इट विल ग्रो। क्योंकि ये इन सब चीज़ों से मिलके ही कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 6। और 7th पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल्स, कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो भी ग्रो करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। वो क्यों ग्रो करते हैं बेटा? ये एक पूरा अलग टॉपिक है हमारा, ड्यू टू डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे वर्ड लिखा है मैंने, डेलीगेशन वर्ड है हमारा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, ये आप देखोगे कि अभी हम ऑर्गेनाइजिंग में करेंगे अपने नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है क्या? देखो, अभी एक सिंपल छोटा सा बात आपको उसको बता देती हूँ कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है। व्हेन सीनियर इज गिविंग सम ऑफ हिज ओन टास्क टू द जूनियर, उसने अपना ही कुछ काम अपने जूनियर को दे दिया, किस लिए? ताकि वो इंपॉर्टेंट काम पे कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे तो हो ही रहा है, काम सब मिलजुल के कर रहे हैं, पूरा काम एक के हाथ में नहीं है। उसने क्या कहा कि सबको ही अथॉरिटी दे दी, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो जब उसने काम किसी और को दिया तो इम्पोर्टेंट काम पे वो कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब सबको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो उनमें भी एक डिसीजन मेकिंग पावर आती है। और वो जो हमारे सब एम्प्लॉयज हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं, जो जूनियर्स हैं, वो भी ग्रो करते हैं, वो भी डेवलप होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो टेकिंग द डिसीजन। ये बेटा, जब हम जैसे ही हम ये टॉपिक करेंगे ना, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी,
तो वो पूरे टॉपिक से आपका ये एक पॉइंट करना बहुत आसान हो जाएगा, उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। और ये सारे पॉइंट्स कहाँ से निकल के आए हैं? ये सारे पॉइंट प्रोसेस से निकल के आए हैं। ठीक है, इतना ही है आज के लिए। लेकिन एक चीज और आपको मैं बता दूं, वो एक छोटी सी चीज है, क्योंकि जैसे ही हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं उसके साथ साथ एक आता है व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वो बिल्कुल सिंपल बात है, इसमें मैं आपको दो क्वेश्चंस बताऊंगी। हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, और सेकंड चीज है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब आप देखो बेटा, ऑर्गेनाइजिंग का जो आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस में हमने क्या किया? हमने सारी पोस्ट बनाई और उस पोस्ट में ये डिसाइड किया कि क्या किसी की अथॉरिटी है और क्या किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जब हमने ये सारा काम किया तो जो बना दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सिंपल। हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड? व्हेन अ मैनेजर इज परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। दैट when the organizational structure is created, when a manager is performing the organizing process, automatically organizational structure will be created। एक मैनेजर ने जैसे ही ये सारा काम कर दिया, अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक नंबर का एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, कैसे भी आ जाए, ट्रू फॉल्स में आ जाए, मल्टीपल ऑप्शन में आ जाए, तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हमारा जो चीज है, इसका मीनिंग क्या है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? यही जो हमने किया, बनाया क्या था हमने? वी हैव मेड नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन। हमने तो सारी पोस्ट क्रिएट कर दी थी, पोस्ट क्रिएट करी और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। तो यही चीज है हमारी, दैट नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, authority and responsibilities and at different levels। मतलब it is the network of the job position and authority and responsibility at the different levels। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग। राइट, नेटवर्क हो गया, जॉब पोजीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एट डिफरेंट लेवल्स। एंड हाउ इट इज क्रिएटेड? व्हेन अ मैनेजर इज परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑटोमेटिकली द स्ट्रक्चर विल बी क्रिएटेड। अब मैं एक चीज और बता दूं, क्योंकि उसके लिए आपको सेपरेट ना पढ़ने की जरूरत है, ना आपको सेपरेट एक वीडियो की जरूरत है। आपने यहाँ पे कर लिया इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपको आ जाए द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, सेम पॉइंट्स विल गो। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? वही तो है जो ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद आया। तो यही सब पॉइंट्स बन जाएंगे। आप यही पॉइंट्स लिखो, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक, और इसके साथ एक चीज और सुनो, जब आएगा हमारा, आगे हम करेंगे डिटेल में डिविजनल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये तो हमारी सेपरेट वीडियो बनेगी क्योंकि बिल्कुल अलग टॉपिक है ये। लेकिन इसके साथ एक और आगे चीज आएगी। वो क्या चीज है कि व्हाट इज, वो आएंगे दो टाइप्स के और स्ट्रक्चर्स आएंगे। एक आएगा फॉर्मल और एक आएगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। वहां पे भी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफॉर्मल डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर इट। लेकिन जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये फॉर्मल के लिए ही तो काम किया हमने सब। तो ये भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, तो साथ में एक वर्ड और जोड़ दो, ये 3 टॉपिक्स हो गए आपके। कौन कौन से? एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हमने इस वीडियो में मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किया, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग किया, इन सब चीजों के ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस, और साथ साथ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस भी कर ली। राइट, उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मीनिंग किया, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया हाउ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कीप वॉचिंग, थैंक यू ऑल।